चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। मैकेनिक्स की कोई भी प्रॉब्लम है वो आप कई तरीके से टैकल कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहें तो न्यूटन्स लॉ लगाकर, जो कि बेसिकली देखा जाए सबसे बेसिक लॉ है, जो आप लोगों ने 11th-12th क्लास में सीखा भी होगा और इनफैक्ट बीएससी अपने ग्रेजुएशन में भी सीखा होगा। दूसरी चीज, अगर आप चाहें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसी मैकेनिक्स प्रॉब्लम को आप क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी अगर मैं आपसे कहूं तो किस ब्रांच से? लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन से। लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसी प्रॉब्लम को हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन से भी टैकल कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कंसाइज वे में पढ़ाऊं, इतना ज्यादा ना लिखवाऊं या ज्यादा मैं आपको टाइम ना आपका लगाऊं जिससे कि आप लोग और सब्जेक्ट्स ना पढ़ पाए। तो मैं एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, एकदम काम की चीज आपको मिलेगी और इन शॉर्ट में मिलेगी। तो आपके पास और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो हमें मेजर जो तरीके हैं वो न्यूटन्स लॉ, लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन। इसमें न्यूटन्स लॉ आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड जो आपका 11th क्लास का सिलेबस है उससे रिलेटेड आपको दो चार क्वेश्चन कर लेने के लिए मैं आपको जब लैग्रेंजियन पढ़ा रहा हूँ तभी बताता रहूंगा किस तरीके से इसको न्यूटोनियन से करेंगे। फिलहाल मैं इसमें टाइम अगर ज्यादा दूंगा आपको तो आपका और चीजें रह जाएंगी। हम बात करते हैं लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन की। अगर लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन में मैं देखूं तो दो अप्रोच है। अगर आप चाहें तो इसे डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं। वो में क्या होता है डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, वो मैं बात की बात है। पहले ये बात है कि भाई डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, आप इसी बात को हैमिल्टन प्रिंसिपल से इस बात को कह सकते हैं। दोनों अप्रोचेज अगर देखा जाए तो सेम रिजल्ट की तरफ टेंड करेंगी, चाहे वो ये अप्रोच हो, चाहे ये अप्रोच हो, चाहे ये अप्रोच हो। अगर आपका आंसर आएगा तो इन सब से एक जैसा ही आएगा। रिजल्ट इज सेम फॉर एवरीवन। ये अच्छी बात है कि आप किसी भी मेथड से आप किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। अब बात यह है कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आप मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। बहुत हल्की बात नहीं बोलूंगा, बहुत मजबूत बात होगी। आप अगर देखोगे तो इस तरीके से आप लोग किसी बुक्स में नहीं देख पाओगे। आराम से आप पढ़ सकते हो और आपको समझ में भी आएंगी चीजें। तो सुने आप लोग, मैंने क्या कहा। जब आपको रिजल्ट एक ही मिलना है तो न्यूटन्स लॉ से करना आता ही है या आता ही था। अगर न्यूटन्स लॉ से करना आता ही था तो लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन की या हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन की जरूरत ही क्या? तो मतलब ये तो हमें नोन है, ये तो हम जानते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत हमें आता है, आइडिया इसका है। और मैं मान के चलता हूं कि आपको बिल्कुल आइडिया इसका नहीं है। तो ये क्यों पढ़े? हमारे लिए ये पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? ये क्यों या ये क्यों, या इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं ये डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्यों, हैमिल्टन प्रिंसिपल क्यों, ये अक्सर आपके दिमाग में ये प्रश्न उठता हो। सभी लोग मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से? तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन और हैमिल्टोनियन फॉर्मूलेशन पढ़े ही क्यों? तो एक तो कारण ये है कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, ये तो कोई लॉजिकल कारण नहीं हुआ। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट अगर आपसे मैं कहूं तो ये आपको इसलिए पढ़ना है
क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन उसको फर्दर एनालाइज या उसका स्कोप दूसरी ब्रांचेस में नहीं कर सकते। मींस आई कैन सेफली से दैट कि लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन डज नॉट रिड्यूस difficulty level of the problem, but it can enhance the scope of mechanics in other branches of physics. मतलब हैमिल्टोनियन और लैग्रांजियन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं आपको पढ़ाया जा रहा है, वो बेसिकली मैकेनिक्स का अदर ब्रांचेस में इसको बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, that is basically quantitative approach. Newton's law या Newtonian mechanics is a basically quantitative approach. This is a quantitative approach. Quantitative approach. और अगर बात करूं मैं हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन, these all are qualitative approach. Qualitative approach. या आप कह सकते हो एनालिटिकल अप्रोच। अब एनालिटिकल अप्रोच होने की वजह से हम क्लासिकल मैकेनिक्स को एनालिटिकल मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। आप लोगों ने इसका नाम भी कई जगह सुना होगा, एनालिटिकल मैकेनिक्स। उसकी वजह क्या है, यहां पर हम बात सिर्फ सवाल को हल करने की नहीं करेंगे, हम उसको और फर्दर समझने की भी करेंगे। तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, समझेंगे। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन कैसे करते हैं पहले वो सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग कॉपी अगर हो तो आप नोट करते रहे, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन के लिए मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि फॉर्मूलेशन करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि कोई भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम पूरी तरह फ्री नहीं हो सकती। मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स जरूर लगना चाहिए, लगता ही है, चाहे हम हुए, चाहे आप हुए, चाहे कोई स्टार हुआ, कोई प्लेनेट हुआ, उन सभी पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। तो शुरुआत हम लोग हैमिल्टोनियन फॉर्मूले लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन की कहां से करेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेंगे लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। ठीक है, तो इसमें आपको मैं कहूं तो सबसे पहले स्टार बना के हम शुरुआत करेंगे किसकी, कंस्ट्रेंट्स। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम विदाउट कंस्ट्रेंट हो ही नहीं सकती। अगर आपसे मैं कहूं एक पत्थर है आपके हाथ में, अगर आप उसे पत्थर को डायरेक्ट हाथ से फेंक दोगे, थ्रो कर दोगे, तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ पर जाएगा। और उसी पत्थर को किसी आप रस्सी से बांधकर लटका दोगे तो वही सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। ओवरऑल इन दोनों प्रॉब्लम में क्या अंतर है, केवल कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट बदलने से प्रॉब्लम बदल जाती है, कंस्ट्रेंट बदलने से सिचुएशंस बदल जाती है। तो कंस्ट्रेंट क्या है, रेस्ट्रिक्शंस। बेसिकली कंस्ट्रेंट मींस रेस्ट्रिक्शंस on the motion. Restrictions on the motion is basically called as, और restrictions बोल रहा हूं तो are basically called as constraints. अब how can you define और how can you represent a constraint? तो constraint को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। या तो आप रिप्रेजेंटेशन अगर देखें, या तो आप क्या कर सकते हो, शब्दों में कह सकते हो, या आप उसे इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन कह सकते हो।
मैथमेटिकली कह सकते हो या फिर आप उन्हें शब्दों में कह सकते हो। अगर आप शब्दों में कह रहे हो तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ कंस्ट्रेंट। और अगर आप इसी बात को इक्वेशन में कह रहे हो तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम की, सो सिंपल पेंडुलम का अगर मैं देखूं, तो अगर मैं ड्रॉ करूं सिंपल पेंडुलम को, इसकी इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं इसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई हैं और इसकी लंबाई अगर स्ट्रिंग की एल है, वेल नोन सिस्टम है। सिंपल पेंडुलम जितना सिंपल लिखने में है उतना सिंपल है नहीं। अगर मैं इसको शब्दों में कहूंगा तो कैसे कहूंगा, इसी बात को कि ये सिंपल पेंडुलम है, इसकी स्ट्रिंग कांस्टेंट है लंबाई की, तो शब्दों में इनवर्ट्स कैसे कहूंगा, कांस्टेंट की लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड। ये तो हो गई शब्दों में कही हुई बात। और इसी को अगर मैं किस में कहूं, अगर मैं इसी को इक्वेशन में कहूं, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, तो मैं कैसे कहूंगा, आइदर यू कैन राइट दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन बनेगी अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर पाथ की। या फिर इसी बात को ऐसे कह दूं, एल कांस्टेंट है। या इसी बात को ऐसे कह दूं, अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को ओ से और इसको पी से रिप्रेजेंट करूं तो ओपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वॉट एवर बी योर रिप्रेजेंटेशन, this is basically equation of constraint which is involved in the case of simple pendulum. Is it okay? थोड़ा इसमें कम्युनिकेशन भाई रखें आपस में, अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताते भी रहे बीच बीच में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग की कंस्ट्रेंट के क्लासिफिकेशन कितने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, मैं यहीं पर हेडिंग डाल दे रहा हूं। तो जो मेन कंस्ट्रेंट का क्लासिफिकेशन है वो होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक है। होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप होलोनोमिक देखेंगे और बहुत रेयरेस्ट केसेस में आप नॉन होलोनोमिक सिस्टम को देखेंगे। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या है, जिसमें आप अगर कंस्ट्रेंट को इस फॉर्म में अगर आप लिख पा रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और जो भी है इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो ऐसे कंस्ट्रेंट को हम लोग बोलेंगे क्या, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। और अदरवाइज हम इसको बोलेंगे नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सिंपल पेंडुलम का केस ले लेता हूं होलोनोमिक के लिए, इसकी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट अभी मैंने आपको बताई कि क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर या एल। इसकी इक्वेशन क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल।
You can write in this form x square plus y square minus L बराबर 0, or you can write f function of x y is equal to 0. आप अगर ऐसे लिखने में सक्षम हैं तब आप कह सकते हो ये होलोनोमिक कंस्टेंट होगा, दैट इज कंस्टेंट इज होलोनोमिक. और अगर मैं दूसरा केस ले लूं नॉन होलोनोमिक के लिए, मान लीजिए स्फीयर की सरफेस पर कोई पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल P है और सेंटर इसका O है और इसकी रेडियस अगर कैपिटल R है, तो स्फीयर की सरफेस पर अगर पार्टिकल होगा तो अंडर ग्रेविटी ये पहले सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, लेकिन उसके बाद ये क्या होगा, गिर जाएगा जब ये सरफेस को छोड़ देगा. तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखो तो इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या होगी, OP ग्रेटर देन और इक्वल टू R होगी. जब तक वो सरफेस पर रहेगा तब तक R के बराबर होगा, और जब सरफेस को छोड़ देगा तो R से बड़ा होगा. यानी कि आप इक्वलिटी, दैट इज यू कैन नॉट राइट इट एज f ऑफ OP इज इक्वल टू 0. या आप xy लिखते हैं अगर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये ऐसे लिख ले तब भी एक ही बात है, is greater than equal to R, so you can write it as f of xy is not equal to R during entire motion. It means you can say that constant is non-holonomic. Minus R, that is constant is non-holonomic. Constant is non-holonomic.